हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। एक बात मेरी मानेंगे, प्लीज़ डोंट डू माइंडलेस मॉक्स। इंस्टेड डू सम क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन प्री एग्जामिनेशन। मेरी बात समझिए, अगर आप माइंडलेस मॉक्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है 10,000 सवाल लगवाएंगे, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, पर कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, रिकॉल पावर अच्छी होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये तीन चीज़ें आपके पास आएंगी। तो ये कौन से सवाल होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है? लेट मी टेल यू कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए दैट आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एग्जामिनर के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करते हुए वो क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं वो हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। इनकी जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत करेक्टली फ्रेम्ड होते हैं। तीसरी चीज, दे आर द क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनर्स माइंडसेट। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर कि हाँ करंट अफेयर से ऐसे सवाल पूछता है, स्टैटिक को ऐसे लिंक करता है, बैकवर्ड लिंक के जैसे ढूंढता है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक करवाता है, यहाँ पर ट्रैप डालता है, ये सब चीज़ें जिस सवाल में हो, दोज आर हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस एंड दे शुड बी करंट बेस्ड स्टैटिक, विच मीन्स करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज खींचकर यूपीएससी सवाल फ्रेम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज खींच कर बनाए गए हों वो हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन होंगे। मैं लास्ट में आपको एक सवाल ऐसा दिखाऊंगा जिसमें आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी कि वो थेमेटिक भी होते हैं। सो थेमेटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जामिनर्स माइंडसेट एंड बेस्ड ऑन करंट अफेयर, ये चीज़ें होंगी तब आप समझ पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बड़े क्वालिटेटिव होते हैं और ऐसे क्वेश्चन करने से आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यूट्यूब पर भी देता हूँ, यूट्यूब पर ही देता हूँ। तो क्वेश्चंस जो हैं आप टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं भी लगा कर लाया हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा यहाँ पर आपको। आप ये क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं प्लीज़ डू सॉल्व। वीडियो को पॉज करके सवालों को लगाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और जो मैं आपसे सवाल बीच बीच में पूछता रहूँगा उनका एक्सप्लेनेशन कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। और ये इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लग रहा है जहाँ पर मैं आपको हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी प्री 2024 एग्जामिनेशन। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से सवाल पूछा भी गया था, एक सवाल जो मैंने फ्रेम किया था वो पूछा भी गया था। तो दीज आर हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। वो चीज़ मैंने इसलिए बताई थी ताकि आपको ये समझा सकूं, अगर ये क्वेश्चंस आप सीरियसली करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप ये सवाल अगर सही से कर पाएंगे इसका मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। सो दीज क्वेश्चंस आर मेड बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पर जहाँ पर आप गलती करते हैं उन एरिया से ज़्यादा सवाल फ्रेम किए गए हैं ताकि आप उन पर गलतियाँ ना करें और इनको चीज़ों को समझ कर आगे चले। आइए शुरुआत करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पढ़िए सब लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल और रिजर्विंग अ बिल फॉर प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गिवन टू गवर्नर। तो गवर्नर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, गवर्नर से बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी, प्रेसिडेंट साहब से बड़ा सवाल पूछता है। यूपीएससी प्री 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर भी सवाल था। आई होप यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन, बड़ा लेंदी क्वेश्चन था वहाँ पर। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया क्या? एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइए। प्रेसिडेंट कैन रिमूव गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. So there are no ground mentioned in the constitution. There is no such ground violation of the constitution. सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। गवर्नर को अपॉइंट करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट। गवर्नर को रिमूव करने वाले कौन है? प्रेसिडेंट। बट ये रिमूव अपने डिस्क्रिशन से नहीं करते हैं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ही नहीं। प्रेसिडेंट साहब के साथ पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, पर गवर्नर ऑन द अदर हैंड, गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। यहां तक बात सही है? इसका मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आजकल वो ट्रेंड है ना, ये नहीं देखा कि अरे ये तो एक्सट्रीम में हटा दिया, ऐसा नहीं है भाई, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट चेक करने पड़ेंगे, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से बिल पास कर सकता है? क्या स्टेट लेजिस्लेचर, सुनिए मेरी बात, क्या स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला सकता है क्या? कॉमन में बताइए, क्या स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर सकता है क्या? स्टेट लेजिस्लेचर ऑर्डिनरी बिल ला सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर मनी बिल ला सकता है।
तो ये जो बिल आते हैं, क्या गवर्नर इन सभी बिल को रिजर्व करने की ताकत रखता है? क्या गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस. Governor can reserve any bill for passed by the state legislature for the president. Governor can. Governor even can reserve the money bill also. तो गवर्नर के पास मनी बिल के लिए तीन चीजें होती हैं. गवर्नर कैन से यस टू मनी बिल, गवर्नर कैन विथ होल्ड द असेंट, एंड गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये चीजें आपको याद रखनी है, ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में. सो आंसर इज यस, गवर्नर हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, गवर्नर कैन डू दीज थिंग्स. क्या गवर्नर कंपल्सरी गवर्नर क्या करता है? गवर्नर ऐसे बिल्स जो हाई कोर्ट की पावर को चेंज करते हैं, ऐसे बिल्स को गवर्नर को रिजर्व करना ही पड़ता है. ये नेसेसरी है गवर्नर को ऐसे बिल्स को रिजर्व करना जो हाई कोर्ट की पावर को चेंज करते हैं. ये पॉइंट याद रखिएगा एग्जामिनेशन में. अगर ऐसा इस पॉइंट से फ्रेम्ड स्टेटमेंट आया, आप जवाब दे पाएंगे सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से यूपीएससी सवाल फ्रेम कर सकता है. रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल और रिजर्विंग अ बिल फॉर प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन गिवन टू गवर्नर. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये भी सही है, दूसरा भी सही है. लेकिन पूछा क्या है कि कितने स्टेटमेंट जो ऊपर हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही है, तो आंसर होगा ओनली 2. जब प्रेशर होता है, जब एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं, तो हम ये चीजें नहीं देखते कि इनकरेक्ट पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है. बस यहाँ पर देखा अच्छा 2 and 3 इज करेक्ट, आंसर 2 ओनली मार्कर चले, और फिर घर में आकर बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि यार ये क्या मिस्टेक करके आए. तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा ध्यान से, ये डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से देखा करिए, उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए. मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अच्छा मैंने इस दिन में ये खाया है, ये पिया है. अरे आप आ कहाँ से रहे? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए. मेंस में लोगों के पास नंबर नहीं आते बिकॉज दे टेंस टू गिव आंसर्स अकॉर्डिंग टू देयर विल. ये नहीं सोचते कि सवाल क्या पूछा एग्जामिनर ने, बस उनको आंसर देने से मतलब होता है, इसलिए नंबर नहीं आते. तो प्री में भी सिलेक्शन नहीं होता, अगर आपसे जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए. आई होप कि मैं आपको इस चीज़ को एम्फेसाइज करके ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टिव वर्ड्स देखिएगा, नहीं तो आता हुआ सवाल गलत करके आ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है. अपने सवाल को सर आप कितनी तारीफ करते हैं. हाँ. ऑल प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी एंड रिमूव बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस. ऑल प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी एंड रिमूव बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस. तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन से होते हैं? अगर लोअर हाउस की बात करें तो स्पीकर हो गए, साथ में डेप्यूटी स्पीकर हो गए. यस. अगर अपर हाउस की बात करें तो चेयरमैन साहब हो गए एंड डेप्यूटी चेयरमैन हो गए. यस करेक्ट. सो दीज आर प्रेसाइडिंग ऑफिसर, दीज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए. लोकसभा के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उनका इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है. तो लोकसभा में जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर होता है, उनका जो इलेक्शन होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है. लोकसभा में जो रिमूव करते हैं इन लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को, उसको हम रिमूव करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी. व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50%. यस. एंड व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? टोटल स्ट्रेंथ में अगर डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिजिग्नेशन को माइनस कर दे. डेथ मतलब कोई है ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि उसको हटा दिया गया है, और रिजाइन का मतलब कि खुद छोड़कर चला गया है. अगर ये हटा दें, फिर इसका मेजॉरिटी देखेंगे, मोर देन 50% देखेंगे. अगर इतने वोट होते हैं उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मेजॉरिटीज आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स. लोकसभा के लिए सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी से उनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को इलेक्ट एंड रिमूव करते हैं रिस्पेक्टिवली. ये बात एकदम करेक्ट है. पर राज्यसभा का आपको पता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, विच मीन्स कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्टिव हाउसेस, यहाँ पर तो ये दोनों हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर्स होते हैं साथ में. यस, इनका इलेक्टोरल कॉलेज में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. आई होप कि आपने आर्टिकल नंबर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आर्टिकल नंबर 66 आपने पढ़ा होगा, जहां पर ये बातें हो रही थी इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. तो इसका मतलब है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसका सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनका सिंपल मेजॉरिटी से होता है. विच मीन्स अगर राज्यसभा का रिमूवल देखें तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का रिमूवल, चेयरमैन साहब का रिमूवल कैसे होगा? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनका रिमूवल कैसे होगा? इनका रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा.
क्योंकि दोनों हाउस ने इलेक्ट किया था, इसलिए दोनों हाउस रिमूव भी करेंगे। तो चेयरमैन साहब का रिमूवल भी अलग है, इलेक्शन भी अलग है। लेकिन यहां पर अगर हम डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें राज्यसभा के, तो डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्शन किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से, हटाया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। आई होप कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का समझ गए और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आप समझ गए। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर लिखा है राज्यसभा का भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनको सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से। ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हो, इन सब का इलेक्शन सिंपल मेजोरिटी से होता है और इनका रिमूवल इफेक्टिव मेजोरिटी से ही होता है। यहाँ पर डिफरेंट केस क्यों था? क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या होगा? ओनली टू। आई होप आपने ओनली टू आंसर लगाया है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आपने लोकसभा राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में समझ लिया, इनकी कैसे इलेक्शन होता है और कैसे रिमूव करते हैं। साथ में आपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के बारे में भी सीख लिया। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए। वेट किसका कर रहे हैं? साथ में दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही, फिर से अगेन कहूँगा, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा सवाल आपके सामने। इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट देन द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो कई जगह पर आप देखें ना कि 6 महीने के भीतर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा है? एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। यानी यहाँ पर टाइम लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम है जहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में ऑफिस में वैकेंसी है, कोई नहीं है, तो इलेक्शन जो होने चाहिए वो एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए। एंड देयर इज नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को किस बेसिस पर रिमूव किया जाए, किस ग्राउंड पर रिमूव किया जाए, ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और पूछ रहा है बताइए कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? मुझे बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। 5 सवाल लेते हैं, तीसरे सवाल पर हैं और चीज़ें समझ रहे हैं। आइए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आपको ले चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 पढ़िए। टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल दिस कैजुअल वैकेंसी। इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय द रीजन ऑफ डेथ, चाहे वो डेथ से हो जाए, चाहे रिजिग्नेशन हो, चाहे रिमूवल हो, और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो कितने दिनों के भीतर इलेक्शन करवा कर वाइस प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो कभी कभी ये विवाद का मुद्दा बन जाता है, कभी कभी ये करंट अफेयर में अपीयर होता रहता है कि भाई यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, तो क्या ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट खाली रहेगा क्या? एंड दूसरी चीज़, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में लिखा है टर्म कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। अनलेस अगर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने ही अगर अपने आप को कहा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं और रेजिग्नेशन का लेटर प्रेसिडेंट को पकड़ा दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट जब रिजाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट जब रिजाइन करते हैं तो किसको देते हैं? क्या वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं या स्पीकर को देते हैं? मुझे कॉमेंट बताइएगा भाई। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स। ऑल द देन मेंबर्स का मतलब है एक 50 मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, विच मींस एग्रीड बाय का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी से। जहां पर कोई भी मेजोरिटी मेंशन नहीं है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। बट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे नोटिस हैज बीन गिवन टू ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। मतलब आपको ये इंटेंशन 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भैया आप ऐसा कुछ करने वाले हो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लाने वाले हो, ठीक है। एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब का टर्म खत्म हो गया 5 साल, फिर भी अगर कोई इलेक्ट होकर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, नया वाइस प्रेसिडेंट जब तक नहीं आ रहा है तब तक वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे ऑफिस को होल्ड करना। क्या ये चीज़ स्पीकर के केस में भी होता है क्या? जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो जब तक कोई नया स्पीकर आ नहीं जाता, क्या तब तक जो पहला स्पीकर होता है वो कंटिन्यू करता है क्या? मुझे कमेंट बताइएगा, ये आंसर इसका बताइएगा जो मैं आपसे पूछता रहता हूँ। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या कोई भी ग्राउंड मेंशन है? बिल्कुल भी कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। साथ में क्या प्रेसिडेंट साहब के लिए कोई ग्राउंड है? क्या प्रेसिडेंट के लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्राउंड है क्या?
आपने क्या इसको पढ़ा है? ज़रा फिर से एक बार पन्ने पलट लीजिए नोट्स के और देख लीजिए जी, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा है इनकरेक्ट, इसका मतलब है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, तो इनकरेक्ट हुआ नन, आंसर इज डी। तो कभी कभी करेक्ट और इनकरेक्ट में घूमते रहते हैं लोग और कंफ्यूज करके प्रेशर में गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो दोनों में टिक टिक है, क्रॉस नहीं है। क्रॉस होता दोनों में तो आंसर सी होता, क्रॉस नहीं है, दोनों में टिक है, तो आंसर क्या होगा? नन होगा। भाई सिंपल लॉजिक भी समझ सकते हैं कि दोनों ही करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी बड़ा न्यूज़ में रहता है और जुडिशरी से ये सवाल बनता है आपसे पूछना। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी एंड द पेंशन ऑफ द ऑल हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? ध्यान से देखिए सवाल को, एक बार पॉज करके कमेंट कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या है। चलिए देख लिया आपने। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उन सबको अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट है। तो क्या इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं? क्या इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं? मेरा सवाल है, ये जो सवाल मैं पूछता हूँ ये आपके सोचने के लिए और अपने दिमाग के थोड़े से तार झंझनाएं और आप जाकर अपनी कॉपी को रिवाइज करें, अपने नोट्स को रिवाइज करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो आपसे बच गए हैं, जो छूट गए हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाएं। ये मकसद होता है इन सवालों को पूछे जाने का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जी हाँ, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ऑल हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। यानी जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उनका जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे सैलरी एंड पेंशन ड्रॉ होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्यों? समझिए मेरी बात। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और पेंशन दोनों ही चार्ज होता है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट इन द हाई कोर्ट जजेस केसेस सैलरी इज चार्ज्ड on the consolidated fund of the concerned state, but pension on the other hand is charged on the consolidated fund of India. ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे बिल्कुल, इनको स्टार मार्क करके इनके कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा ऑल हाई कोर्ट जजेस की पेंशन भी चार्ज होती है कंसर्न स्टेट पे, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। कहाँ चार्ज होती है पेंशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पूछा है करेक्ट, आंसर इज ओनली वन। आई होप यू गॉट दिस आंसर करेक्ट। बड़ा ही प्यारा, सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत ही अच्छा बोला बाला सवाल है। और ये रहा आज का लास्ट सवाल आपके सामने, सबसे खतरनाक सवाल। ये इलेक्शंस के ऊपर है। तो सर क्या इलेक्शन एक थीम है पॉलिटी में? आंसर इज यस, इलेक्शन एक थीम है। क्या करंट अफेयर में इलेक्शन है? और अगर करंट अफेयर में इलेक्शन मुझे बताना पड़े तो फिर क्या ही इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन है क्या भाई? तो इलेक्शन अगर है तो क्या यूपीएससी इलेक्शंस पर बड़ा जोर देकर सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। बहुत ढेर सारे सवाल पूछ भी चुका है पहले। मतलब ये यहाँ से सवाल बनेगा तो थोड़ा खतरनाक बन सकता है, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर सवाल बना था तो इस बार खतरनाक बना था, क्योंकि मल्टी लेयर अप्रोच पर चलता है यूपीएससी। मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे रैशनल से यूपीएससी बढ़ता है, क्या माइंडसेट होता है और कैसे कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सीरीज आप जरूर देखिएगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके सारे तार, दिमाग के तार सारे ही झंझना जाएंगे और आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे तैयारी करेंगे तो आपको जीत जल्दी मिलेगी। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। Expenditure and salaries incurred by the Election Commission of India is charged on Consolidated Fund of India. The term of the office of the CEC and the election commissioners is of 6 years or 65 years of age, whichever is earlier, as per the constitution. याद है ना यूपीसी ट्रैप कैसे डालता है? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। Validity of any law relating to delimitation of constituencies cannot be judicially reviewed. बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्सपेंडिचर एंड सैलरीज इनकर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट चार्ज्ड। तो अभी हमने देखा ना, सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसर्न। तो एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जाकर पढ़िएगा चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का चार्ज नहीं होता, एंड समटाइम्स दिस बिकम द बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये चार्ज नहीं होता, इसको वोट करता है पार्लियामेंट। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए फिर बजट को क्या किया जा सकता है? ऊपर नीचे किया जा सकता है, एंड दैट कैन इंपैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दैट बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इसलिए आपको याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से 329 एक बार जाकर पढ़ लेना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा भी आर्टिकल 324 से 329।
The term of the office of the CEC, an election commissioner, is of the 6 years or 65 years of age, whichever is as per the constitution. It is not given in the constitution. It is not given. Term is not given in the constitution for the election commission, chief election commissioner, the election commissioners. सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको लगेगा ये स्टेटमेंट सही है, पर स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट स्टेटमेट है। मैं आपको शो करूंगा अभी, आइए शो कर देता हूँ। आइए चलते हैं 324 आर्टिकल, ये देखिए इलेक्शंस लिखा है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। इसको ऐसे पढ़ा करिए, मजा आएगा आपको। आर्टिकल पढ़ने बहुत जरूरी है। जो कहते हैं आर्टिकल नहीं पढ़ने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी और समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले आप बस इतना समझ लो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एंड द कंडक्ट ऑफ द ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, legislature of every state and of the election to the office of president, vice president held under this constitution shall be vested in the commission referred to in this constitution as the election commission. Election commissioner shall consist chief election commissioner and such numbers of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix, and the appointment of chief election commissioner and the other election commissioners shall subject to the provision of any law made in that behalf by the parliament and be made by the president. याद रखिएगा इनको। और जहां पर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। और यहां पर आगे चीजें लिखी हैं, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। ये लिखा है यहां पर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस of the election commissioners and the regional commissioners shall be such as the president may by rule determine. तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है 6 ईयर 65 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये चार्ज नहीं है, इट इज वोटेड अपॉन, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी जुडिशली रिव्यूड। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जुडिशरी कुछ चीज़ों को रिव्यू बिल्कुल नहीं कर सकती है। एक डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को बिल्कुल भी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। इट इज आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट टू द सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेड और perpetuating to be made under Article 327 or Article 328 shall not be called in question by the any court. Article 329 of the Indian Constitution says the judiciary cannot review the order of the delimitation commission and judiciary cannot review जो चीजें 9th शेड्यूल में आपने डाल दी हैं and they are not violating basic structure of the constitution. Judiciary cannot review these things also. ये याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में काम आएंगे। मैं आपको आज बोल रहा हूँ काम आएंगे, कल के दिन काम आ गया, फिर मैं ये चीज़ें दिखाऊंगा, आप कहते हैं क्लेम कर रहे, अरे क्लेम नहीं कर रहे, आपको ये बताना चाहते हैं बताया था और आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। ये इंट्रोस्पेक्शन करने वाली बात है, ये क्लेम नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि आपने देखिए पढ़ाया था लेकिन पढ़ा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ दिमाग के तार एकदम खोल के ढंग से पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, ये चीज़ें नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये क्रिटिकल हैं। ये दीज एस्पेक्ट्स आर आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है। पूछा कितने सही हैं, तो एक ही सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1 इसका आंसर होगा। तो दीज आर 5 क्वेश्चन दैट हैज बीन पोस्टेड इन द टेलीग्राम चैनल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज क्वेश्चंस हैव बीन पोस्टेड ऑन यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। अरे जा कहाँ रहे हो, एक लाइक करते जाइए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल से अटैच हो जाइए। आपको सवाल जल्दी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो और आपको मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।